जब मैं 7 साल का था मेरे दिमाग में अचानक एक खाली पैनल आ गया। शुरू में मुझे लगा ये मेरी कोई खास काबिलियत है, लेकिन मैंने हर तरीका आजमाया, फिर भी उसे एक्टिव नहीं कर पाया। फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वो पैनल हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की किताबों पर रिएक्ट करने लगा। उसमें हजारों किताबों की एक लिस्ट उभर आई। लिस्ट में अलग अलग फील्ड्स की किताबें थी। इतनी सारी किताबें देखकर मेरा हौसला टूटने लगा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि अगर मैं 3 दिन तक किताबें नहीं पढ़ता तो मेरी आवाज़ चली जाती और मैं गूंगा हो जाता। मजबूरी में मैंने 4 साल के अंदर सारी किताबें पढ़ डाली। उसके बाद मेरे दिमाग का पैनल अचानक गायब हो गया। फिर जब यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन एग्जाम करीब आने लगी, मैं और मेरे 3 अच्छे दोस्त हॉस्टल में फेयरवेल डिनर के बाद होटल से बाहर निकले तो हमें कुछ अजीब महसूस हुआ। जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश गिरने के बावजूद हम भीग नहीं रहे थे, बल्कि हमारे ऊपर से शराब का असर उतर गया था और हम बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरे दिमाग का जो पैनल गायब हो चुका था वो फिर से सामने आ गया। इस बार पैनल पर सिर्फ 3 शब्द दिखाई दे रहे थे। चार्ज हो रहा है। कौन सी ताकत इस पैनल को चार्ज कर रही थी? मुझे फौरन एहसास हुआ कि ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर मैंने तीनों से कहा, बड़े भाई यूलियान, ज़ियाओ, अभी चलते हैं उस जगह जहां बारिश सबसे ज्यादा हो रही है और तब तक भीगते रहेंगे जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती। तीनों ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। दूसरे भाई, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? बारिश में भीगना चाहे अच्छा लग रहा हो, लेकिन लगातार कैसे भीगते रहेंगे? लेकिन जब उन्होंने मेरी गंभीर नजरें देखी तो किसी ने कुछ नहीं कहा, जैसे ग्रेजुएशन से पहले दोस्तों के साथ आखिरी बार कोई पागलपन कर रहे हो। उस रात बारिश आधी रात 12 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक लगातार होती रही। आमतौर पर 6 घंटे बारिश में भीगने के बाद इंसान थक जाता है, उसे नींद आने लगती है और ठंड भी महसूस होती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि हमारी मेंटल स्टेट पहले से भी बेहतर हो गई थी। और जैसे ही हम वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, मेरी नज़र अचानक सड़क किनारे खड़े पेड़ों पर पड़ी। उनमें कुछ गड़बड़ थी। जो तने कल तक सूखे हुए थे उनमें रातों रात कई नए पत्ते निकल आए थे। तभी हमारे तीसरे भाई शियो यूलियांग ने अचानक कहा, भाइयों, मैंने एक बात पता लगाई है। कल रात पूरी दुनिया में बारिश हुई थी, यहाँ तक कि रेगिस्तान और आर्टिक भी इससे नहीं बचे। मैं, वेन, यान और बड़े भाई चेनी एकदम समझ गए। चलो जल्दी सुपरमार्केट चलते हैं। इतनी सारी अजीब घटनाएं एक साथ हो रही हैं। शायद ये किसी बड़े बदलाव का इशारा है। लोगों के समझने से पहले हमें जितना हो सके सामान जमा कर लेना चाहिए। अगर हम गलत निकले तो ज्यादा से ज्यादा कुछ साल अतिरिक्त खाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सही हुए। अब हम 40 किलो बोतलबंद पानी लेकर चल रहे थे और वो हमें लगभग उड़ने जैसा हल्का लग रहा था। बाकी तीनों में से हर एक लगभग 200 पाउंड खाना उठा रहा था और उन्हें जरा भी मुश्किल नहीं हो रही थी। ये सब उस बारिश से मिले फायदे का असर था। हम सारा सामान वापस हॉस्टल ले आए। लेकिन अगर सच में कयामत या एंड ऑफ द वर्ल्ड आने वाला था तो ये संसाधन बिल्कुल भी काफी नहीं थे। अगले 4 घंटों में हमने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। लेकिन जब पूरा कमरा सामान से भर गया तब भी तीनों के मन में शंका थी। दूसरे भाई, क्या तुम पक्के हो? इस बार तो हमने सच में सब कुछ दांव पर लगा दिया है। मेरी नजर लगातार खिड़की के बाहर थी। जरा बाहर देखो। कल जो घास काटी गई थी, आज वही घास हमारी जांघों जितनी ऊंची हो चुकी है। यहाँ तक कि उनमें रहने वाले कीड़े भी 2 से 3 गुना बड़े हो गए हैं। क्या तुमने कभी ऐसी हालत देखी है या इसके बारे में सुना है? वेन, यान और बाकी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर चुपचाप सिर हिला दिया। इसके बाद मैंने उन्हें कहा कि अपने घर फोन करें और परिवार वालों को भी सामान जमा करने के लिए कहें। सचमुच आधे दिन से भी कम समय में दुनिया भर के बहुत से लोगों ने इन असामान्य घटनाओं को नोटिस कर लिया था। बड़े बड़े सुपरमार्केट और कन्वीनियंस स्टोर्स खाली हो चुके थे। इनमें से कई लोग बारिश में भीगे थे और उन्होंने अपने शरीर में बदलाव महसूस किए थे। अफसोस की बात यह थी कि ड्रैगन कंट्री में बारिश सुबह के वक्त हुई थी, इसलिए वहां बारिश में भीगने वाले लोगों की संख्या काफी कम थी। लेकिन किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि पहली बारिश के 18 घंटे बाद पूरी दुनिया में फिर से जोरदार बारिश होगी। मगर इस बार बारिश का एहसास बेहद खराब था। बारिश की बूंदें शरीर पर सुई की तरह चुभ रही थी। यहाँ तक कि बारिश के पानी से मतली पैदा करने वाली बदबू भी आ रही थी। सबसे अहम बात यह थी कि मेरे दिमाग का पैनल इस बार बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। दोपहर एयरफ्री, इसलिए मैं जल्दी से तीनों को वापस हॉस्टल ले आया। मैंने उन्हें कहा कि अपने परिवार को खबर कर दें ताकि कोई भी इस बारिश में न भीगे। बड़े भाई चेनी बाकी स्टूडेंट्स को समझाने जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। ये बेकार है, हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। और एक बात और, जब से दोपहर में लोगों ने सामान जमा करना शुरू किया है, वे हमें पहले ही अलग थलग कर चुके थे। और ये सिर्फ मेरा अंदाजा था। अगर मेरा अंदाजा गलत निकला तो वो जरूर हमें रोक देंगे। कुछ देर बाद हमारे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये ड्रैगन कंट्री की ऑफिशियल सूचना थी। लोगों को तुरंत बारिश से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। स्कूल के पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर भी यही संदेश प्रसारित किया गया। फिर भी बहुत से लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उनका मानना था कि अधिकारी झूठ बोल रहे हैं ताकि आम लोग उनसे ज्यादा ताकतवर न बन जाए। सुबह 5 बजे मैं नींद से जाग गया। मैं लाइट जलाना चाहता था, लेकिन पता चला कि बिजली जा चुकी है। खिड़की के बाहर भी हर तरफ घना अंधेरा था। नाश्ता करने के बाद आसमान धीरे धीरे रोशन होने लगा। तभी हमने बाहर का दृश्य साफ देखा। जो कैंपस कभी बेहद खूबसूरत था, वो सिर्फ एक रात में उजड़ी हुई जमीन में बदल चुका था। फूल पौधे लगभग पूरी तरह मर चुके थे। यहाँ तक कि धातु की बाड़ें भी इतनी ज्यादा सड़ चुकी थीं कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। लेकिन इससे भी डरावनी बात कुछ और थी। जगह जगह जमा पानी में कई सड़े हुए शव पड़े थे। अपने पुराने सहपाठियों को उस हालत में देखकर हम चारों लंबे समय तक कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन हम सब एक बात गहराई से समझ चुके थे, अंतकाल सचमुच शुरू हो चुका था। जब हम अब भी सदमे में थे, तीसरे दिन फिर बारिश शुरू हो गई। इस बार बहुत से लोगों में बारिश में जाने की हिम्मत नहीं थी, और जैसे ही मैंने उस बारिश को छुआ, मुझे महसूस हो गया कि यह पहली बारिश जैसी थी। लेकिन फिर भी इसमें कुछ अलग था। आखिर वो फर्क क्या था? इसके बावजूद मैं अपने कमरे के तीनों साथियों को लेकर बारिश में चला गया। बाकी छात्र दूर खड़े देख रहे थे, मगर आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे किसी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे थे।
शायद दूसरी बारिश ने ज्यादातर कम्युनिकेशन लाइनों को नुकसान पहुंचा दिया था। करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद उन्हें सूचना मिली, सम्मानित नागरिकों से अनुरोध है कृपया तुरंत इस बारिश में प्रवेश करें। अगर किसी प्रकार की असुविधा महसूस हो तो समय रहते बाहर निकल जाए। बस इतना ही, छोटा, सीधा और स्पष्ट। संभव है कि ऊपरी स्तर के लोगों को भी एहसास हो गया था कि मानवता किसी अभूतपूर्व संकट का सामना करने वाली है और अब सभी की ताकत को एकजुट करना जरूरी था। उसी समय बारिश में खड़े खड़े मैंने एक और अजीब चीज देखी। पहले जो मैदान लगभग खाली था वो हैरान कर देने वाली गति से फैल रहा था और दूसरी बारिश के बाद जो कीड़े जीवित बचे थे वे भी कई गुना बड़े हो चुके थे। दूर एक टिड्डा लगभग आधे इंसान जितनी ऊंचाई तक बढ़ गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इंसानों में ऐसा कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। जब हम वापस छात्रावास लौटे तब हमें असली असामान्यता का एहसास हुआ। अगर पहली बारिश को शक्ति बढ़ाने वाली कहा जाए और दूसरी बारिश को छटाई करने वाली, तो तीसरी बारिश असाधारण शक्तियां दे रही थी। बड़े भाई चेनी ने अपना मुक्का उठाया। उनके शरीर के भीतर से गहरी शक्ति निकली। वो तेजी से आकार लेने लगी और देखते ही देखते आधे इंसान जितनी ऊंची मिट्टी की दीवार बन गई। वो दीवार उनके सामने एक मजबूत ढाल की तरह खड़ी थी। उसी समय चौथे भाई शू झो ने भी अपने हाथ फैलाए। उनकी हथेलियों से एक अजीब जलधारा निकल रही थी। वो उनके नियंत्रण में किसी फुर्तीले अजगर की तरह हवा में घूम रही थी। तीसरे भाई शियो यूलियान की शक्ति थोड़ी अलग थी। उनके अनुसार उनकी शक्ति एक अनुबंध थी, लेकिन फिलहाल कोई उपयुक्त अनुबंध करता नहीं था, इसलिए वे उसे दिखा नहीं सकते थे। जहां तक मेरी बात थी, मुझे लगा कि मुझे 2 और आदि शक्तियां मिली हैं। पहली उन 2 बारिशों से मिली मानसिक क्षमता। दूसरी सबसे अजीब बात तब हुई जब मैंने खुद को देखने की कोशिश की। हैरानी की बात थी कि मैं अपनी जानकारी भी देख सकता था। मैं खिड़की के पास गया। मेरे चेहरे पर गंभीरता थी। पहले अपना सामान समेट लेते हैं और सब कुछ मेरे वर्चुअल स्पेस में रख देते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम स्कूल में ज्यादा समय तक रुकेंगे। वेन्यान और शू झो ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। दूसरे भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने बाहर की ओर इशारा किया। बाहर लगभग हर जगह अलग अलग तरह के म्यूटेटेड कीड़ों का कब्जा हो चुका है। देश बहुत जल्द इसके बारे में कोई बड़ा फैसला लेगा। और सचमुच कुछ ही देर बाद स्कूल के रेडियो से घोषणा सुनाई दी। सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। जियांगचिंग शेल्टर सिटी का प्रारंभिक निर्माण पूरा हो चुका है। कृपया अपना आवश्यक सामान साथ रखें। कल सुबह सैन्य काफिले की सुरक्षा में आप सभी को व्यवस्थित रूप से शेल्टर सिटी पहुंचाया जाएगा। वहां आप सुरक्षित आश्रय प्राप्त करेंगे। चेनी ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर ली। छोटे भाई, तुम सच में कमाल हो। जियांगचिंग यूनिवर्सिटी में तुमसे तेज दिमाग शायद किसी का नहीं है। लेकिन मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। अगर इंसानों को कुछ इलाकों से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा था तो इसका मतलब था कि खतरा इतना छोटा नहीं था जितना लोग सोच रहे थे। फिलहाल शेल्टर सिटी जाने में भी एक दिन बाकी था। मैं खिड़की से बाहर आसमान में उड़ते विशाल कीड़ों को देखता रहा। फिर मेरे मन में एक विचार आया, इंतजार करने के बजाय क्यों न बाहर जाकर अपनी नई जागी हुई शक्तियों को आजमाया जाए। जब मैंने ये बात अपने हॉस्टल के बाकी 3 दोस्तों को बताई तो वे सभी तुरंत उत्साहित हो गए। तो चलो पहले खेल के मैदान में चलते हैं और उस मेंढक को देखते हैं। वेन्यान और चेनी ने भौहें सिकोड़ ली। छोटे भाई, तुमने पहले नहीं कहा था कि उस मेंढक में जहर हो सकता है और उसके पास जाने से बचना चाहिए? पहले वो सिर्फ एक अंदाजा था, और अगर उसमें सचमुच जहर है तो शायद और भी अच्छा होगा। इतना कहते हुए मेरी नजर तीसरे भाई शियो यूलियान पर जा टिकी। उसे देखते ही वो घबरा गया। मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने तो नहीं कहा कि मैं जाकर उसे परेशान करूंगा। फिर जैसे उसे कुछ समझ आया, दूसरे भाई, तुम मुझे उस मेंढक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। वो चीज इतनी बदसूरत है कि उसे देखकर ही मेरी भूख मर जाती है। मैं हंस पड़ा। लेकिन अगर उसमें सचमुच जहर है तो वो बहुत ताकतवर भी हो सकता है। शियो यूलियांग ने तुरंत सिर हिला दिया। फिर भी नहीं। ये सोचकर ही मुझे उल्टी आने लगती है कि ऐसी कोई चीज मेरे शरीर से जुड़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कोई और ढूंढ लेंगे। इसके बाद हम हॉस्टल से बाहर निकल आए। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। दृश्यता 50 मीटर से भी कम थी। हर तरफ जंगली घास उगी हुई थी। बीच बीच में कुछ कीड़े निकलकर हम पर हमला भी कर देते थे, लेकिन वे सिर्फ आकार में बड़े हुए थे। उनमें कोई खास खतरा नहीं था। मगर 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि हमें पहला असली दुश्मन मिल गया। हमारे सामने लगभग 3 मीटर ऊंचा एक विशाल कीट खड़ा था। उसकी लाल रत्न जैसी आंखें डर पैदा कर रही थी। सामने 2 विशाल दरांतियां चमक रही थी जिनसे सर्द लहर सी दौड़ रही थी। जब मैंने उसकी जानकारी अपने पैनल में देखी तो मैं सचमुच चौंक गया। उसके 3 मुख्य गुण हम चारों से भी ज्यादा थे। तीसरी बारिश को हुए अभी सिर्फ 6 घंटे ही हुए थे और इतना ताकतवर म्यूटेंट पहले ही पैदा हो चुका था। सोचना भी मुश्किल था कि आगे किस तरह के राक्षस सामने आने वाले हैं। मैंने तुरंत उसकी जानकारी बाकी तीनों को बता दी। उसी समय उसकी एक विशाल दरांती हमारी तरफ झपकी। हम चारों तुरंत अलग अलग दिशाओं में फैल गए। शू झो की आंखों में चमक आ गई। उसकी हथेली से एक तेज जलधारा निकली। वो किसी फुर्तीले सांप की तरह घूमती हुई उस दैत्याकार कीट की दरांती के चारों ओर लिपट गई, फिर सीधे उसके पेट के नीचे जा पहुंची। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर भारी हथौड़ा दे मारा हो। विशाल कीट दर्द से चीख उठा। उसके आगे पैर बेतहाशा हवा में लहराने लगे। उसी समय चेन ई ने दोनों हाथ कसकर भींच लिए। उसके शरीर से मिट्टी के रंग की चमक फूट पड़ी। क्षण भर में एक विशाल मिट्टी की दीवार जमीन से उठ खड़ी हुई। उसने म्यूटेंट कीट के हिंसक हमले को पूरी तरह रोक दिया। मेरे मानसिक हमले ऐसे जीवों पर असर नहीं करते थे, इसलिए मैं सिर्फ किनारे खड़ा होकर लड़ाई का निर्देशन कर सकता था। आखिरकार शू झो के जल तलवार हमले ने उसके पेट को आर पार चीर दिया। विशाल कीट जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही शू झो खुशी में आगे बढ़ा और उसे खत्म करने लगा, मैंने तुरंत उसे रोक दिया। रुको, पास मत जाओ बड़े भाई, एक बार फिर अपनी मिट्टी की दीवार से उसके पेट पर हमला करो। शू झो फौरन पीछे हट गया और सचमुच वो जीव मरा हुआ होने का नाटक कर रहा था। चेन ई के अचानक हुए हमले के साथ ही उसके शरीर से बदबूदार कीचड़ का फव्वारा फूट पड़ा।
इस बार वो सचमुच मर चुका था, लेकिन पास खड़े शियो यूलियान के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि इस लड़ाई में उसका कोई योगदान नहीं था। बड़ा भाई मजबूत था, दूसरा भाई रणनीति और नियंत्रण में माहिर था, चौथे भाई की आक्रमण शक्ति बेहद प्रबल थी, लेकिन वह खुद कुछ भी नहीं कर पाया था। यह एहसास उसके लिए बहुत तकलीफदेह था। वो नहीं चाहता था कि अगली लड़ाई में भी वही हाल हो, इसलिए वह धीरे धीरे हमारे पास आया। दूसरे भाई, मैं उस मेंढक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही हम तीनों चौंक गए, लेकिन मैं जल्दी ही उसके मन की बात समझ गया। यूलियांग, तुम्हें खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है, शायद आगे हमें इससे बेहतर विकल्प मिल जाए। उसने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन अपने भाइयों को लड़ते हुए देखना और खुद कुछ भी मदद न कर पाना, वो एहसास बहुत दर्द देता है। मैं कुछ क्षण चुप रहा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, पहले उस मेंढक के पास चलते हैं, हालात देखकर फैसला करेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ने वाले थे, मेरे दिमाग के पैनल में उस विशाल कीट की जानकारी अचानक बदल गई। नाम विशाल म्यूटेंट कीट, स्तर प्रथम स्तर म्यूटेंट प्राणी, स्थिति नृत्य, बची हुई मूल्यवान वस्तुएं, तेज पंजे और दांत टाइम्स 2, अपूर्ण रूप से शुद्ध किया गया सुनहरा बॉक्स टाइम्स 1। ये देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। मैं सोच ही रहा था कि कुछ कमी है, पता चला लूट का सामान बाकी था। मैं वर्चुअल स्पेस से एक चाकू निकाला, कुछ ही वारों में उस म्यूटेंट के 2 विशाल पंजे काट लिए, फिर उन्हें हवा में उछालकर वजन का अंदाजा लगाया। हर एक का वजन लगभग 50 किलो था, लेकिन हमारे लिए ये बिल्कुल सही हथियार साबित हो सकते थे, खासकर मेरे और शियो यूलियान की सुरक्षा के लिए। उसी समय मैंने महसूस किया कि चारों तरफ फैला घना कोहरा और भी गाढ़ा होता जा रहा था। घना कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा था, साथ ही रास्ते में बार बार अजीब म्यूटेंट जीव अचानक हम पर हमला कर रहे थे। सिर्फ 600 मीटर की दूरी तय करने में हमें लगभग 1 घंटा लग गया। आखिरकार हम उस विशाल जीव तक पहुंच गए जो पूरे कोहरे में छिपा हुआ था। वो पहले वाले म्यूटेंट की तरह ही एक विशाल मेंढक था, लेकिन उसका शरीर इतना बड़ा और मजबूत था कि किसी ट्रक जैसा लगता था। उसकी दोनों आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं और उसकी लंबी जीभ बार बार बाहर निकल रही थी। एक ही झटके में उसने आसमान में उड़ रहे फुटबॉल जितने बड़े मच्छर को निगल लिया। शू झो कुछ पल के लिए ठिठक गया। दूसरे भाई, क्या हमें सच में से मारना है? मुझे लग रहा है कि ये एक ही बार में मुझे निकल जाएगा। मैं सामने खड़े उस दैत्याकार जीव को देखता रहा। सिर्फ कुछ घंटे बीते थे और वह कई दशकों की वृद्धि जैसा विशाल हो चुका था। उसी समय मेरे दिमाग में अचानक 2 इंसानों की चेतना दिखाई दी। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। कोई आ रहा है। कुछ ही क्षण बाद 2 कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म पहने पुलिसकर्मी कोहरे से बाहर निकले। विद्यार्थियों, यहाँ बहुत खतरा है, जल्दी अपने हॉस्टल लौट जाओ। शू झो ने राहत की सांस ली। पुलिस अंकल, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हम अभी इसी पर चर्चा कर रहे थे कि इस राक्षस से कैसे निपटा जाए। ये सुनते ही उम्रदास पुलिसकर्मी गुस्से से चिल्लाया, बकवास। इस राक्षस की वजह से पहले ही 5 लोग मारे जा चुके हैं और उनमें ज्यादातर तुम जैसे यूनिवर्सिटी के छात्र थे। हम तो फिलहाल इसे बस यहीं रोक पाए हैं और तुम लोग इसे मारने की बात कर रहे हो? फौरन वापस जाओ। शू झो ने फिर पूछा, पुलिस अंकल, क्या आप लोग भी इसे खत्म नहीं कर सकते? पुलिसकर्मी ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि कोई तरीका नहीं, लेकिन हमारे पास गोलियों की कमी है। कल लोगों को शेल्टर तक पहुंचाने में कितनी गोलियां लगेंगी कोई नहीं जानता। ऐसे में यहाँ उन्हें खर्च करना सही नहीं होगा। मैंने पूछा, तो क्या आपने किसी सुपर पावर वाले व्यक्ति को नहीं बुलाया? पास खड़ी महिला पुलिस अधिकारी हल्का सा मुस्कुराई। सुपर पावर वाले? जो लोग सिर्फ एक बार विकसित हुए हैं वे बस सामान्य इंसानों से थोड़े ज्यादा मजबूत होते हैं। इस तरह के म्यूटेंट के सामने उनका कोई खास मतलब नहीं है। और जो लोग संयोग से 2 बार बारिश में भीगे और अपनी असाधारण शक्तियां जागृत कर पाए, पूरे जियांगशन शहर में ऐसे लोग बहुत कम हैं। मैंने तुरंत अगला सवाल पूछा, तो क्या सिर्फ 2 बार बारिश में भीगने वाले लोग ही शक्तियां जागृत कर सकते हैं? और क्या भीगने के समय की कोई सीमा है, या किसी ने बारिश का पानी जमा करके उसमें डूबने की कोशिश की है? महिला अधिकारी ने जवाब दिया, तीसरी बारिश के दौरान कई लोगों ने पानी जमा किया था, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद वो पानी साधारण पानी बन गया। उसे पीने से भी कोई असर नहीं हुआ। डूबने की तो बात ही छोड़ो, जहां तक भीगने की अवधि का सवाल है, मौजूदा शोध के अनुसार जितनी देर कोई भीगता है उसे उतना अधिक लाभ मिलता है। फिर उसने हमारी तरफ देखा। अब तुम्हारी जिज्ञासा भी शांत हो गई होगी। वापस लौट जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे तीनों साथी एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। वे मेरे फैसले का इंतजार कर रहे थे। मैंने विशाल मेंढक की जानकारी दोबारा देखी। वो पहले ही एक खतरनाक सीमा के बेहद करीब पहुंच चुका था। अगर उसे और समय मिल गया तो शायद पूरा जियांग यूनिवर्सिटी उसका शिकार बन जाता। इसलिए उसे उस सीमा तक पहुंचने से पहले खत्म करना जरूरी था। शू झो तुरंत आगे बढ़ने को तैयार हो गया, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। 1 मिनट रुको, मैं पहले एक प्रयोग करना चाहता हूँ। इतना कहकर मैंने अपने वर्चुअल स्पेस से एक टॉर्च निकाली, फिर तेजी से उस विशाल मेंढक की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे पीछे तीनों साथी भी दौड़ पड़े। दोनों पुलिसकर्मी हैरान रह गए। इतनी तेज रफ्तार, क्या ये सब असाधारण शक्ति वाले हैं? मैंने टॉर्च उठाई और उसकी तेज रोशनी सीधे मेंढक की आंखों पर डाल दी। मेरे अनुमान के अनुसार मेंढक आमतौर पर रात में सक्रिय होते हैं और तेज रोशनी सहने में कमजोर होते हैं। शायद यही वजह थी कि अभी उसकी गतिविधि सीमित थी। जब मुझे सुकून मिल गया और रोशनी सीधे उसकी आंखों पर पड़ी तो विशाल मेंढक सचमुच 2 सेकंड के लिए रुक गया। लेकिन अफसोस, लगातार रोशनी डालने से कोई अतिरिक्त असर नहीं हुआ। उसी समय शू झो ने एक जल प्रहार उसके पेट की तरफ भेजा, लेकिन मेंढक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा लगा जैसे उसने शू झो को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया हो। शू झो का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसे लग रहा था जैसे एक मेंढक उसका मजाक उड़ा रहा हो। वो दोबारा हमला करने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया। रुको, ये मेंढक जल तत्व वाली शक्तियों के प्रति सतर्क है। संभव है कि पानी आधारित हमलों के खिलाफ इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक हो। इस बार मुझे कोशिश करने दो। मैंने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपनी मानसिक शक्ति को केंद्रित करना शुरू किया।
फिर उस शक्ति को एक मानसिक प्रहार का रूप दिया और उसे सीधे विशाल मेंढक की चेतना की तरफ भेज दिया। अगले ही पल वह विशाल जीव बुरी तरह तड़प उठा। उसने दर्द से भरी एक भयानक चीख निकाली। उसके शरीर से लगातार जहरीला द्रव बाहर निकलने लगा। वो जहर आसपास की घास पर गिर रहा था और जहां भी गिरता वहां की वनस्पति तुरंत काली पड़कर मर जाती। मैंने तुरंत फिर से टॉर्च उठाई और उसकी आंखों पर 2 सेकंड के लिए दोबारा रोशनी डाली। उसी मौके का फायदा उठाकर कमरे के बाकी तीनों लोग आगे बढ़ गए। इस तरह हम चारों ने उस विशाल मेंढक के खिलाफ छापामार लड़ाई शुरू कर दी। उसी समय एक पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ उस वरिष्ठ अधिकारी के पास पहुंचा। कप्तान, वो विशाल कीट पहले किसी ने मार दिया है और उसके 2 हिस्से भी निकाल कर ले जाए गए हैं। वैनयान के पास खड़ी महिला पुलिस अधिकारी हैरान रह गई। क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? जवान पुलिसकर्मी ने उसकी उंगली की दिशा में देखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर अविश्वास छा गया। हाँ, बिल्कुल वही। क्या सचमुच कुछ छात्रों ने उसे मार गिराया? उधर हमारी लड़ाई जारी थी। करीब आधे घंटे की जंग के बाद विशाल मेंढक के शरीर पर जगह जगह घाव हो चुके थे। आखिरकार उसे समझ आ गया कि हालात उसके खिलाफ जा रहे हैं। वो मुड़कर भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी चेनी ने उसके सामने एक और मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी। हालांकि एक मेंढक के लिए ये रुकावट ज्यादा मायने नहीं रखती थी। उसने दोनों पैरों से जोर लगाया और एक ऊंची छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही वो हवा में सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचा, मेरे दिमाग में अचानक एक चेतावनी सी चमकी। अगले ही पल उसका विशाल शरीर जोर से जमीन पर आ गया। हम चारों तुरंत आगे बढ़े और लगातार हमला करने लगे। कुछ ही देर में उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगी। उसकी बड़ी चमकदार आंखें मानो रहम की भीख मांग रही थीं, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। मैंने तीसरे भाई की तरफ देखा। क्या तुम इसके साथ अनुबंध करना चाहते हो? शियो यूलियांग कुछ देर तक उस विशाल जीव को देखता रहा। फिर उसने सिर हिलाया। दूसरे भाई, इसे मार दो। इसने बहुत लोगों का खून बहाया है। इसे जिंदा छोड़ना सही नहीं होगा। वैनयान ने मेरी तरफ देखा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अंतिम बार कर दिया। नाम विशाल मेंढक। स्तर प्रथम स्तर विशेष म्यूटेंट प्राणी। स्थिति मृत। शेष मूल्यवान वस्तुएं विष ग्रंथि ×1, जल विषद्वी तत्व स्वर्ण बॉक्स ×1, म्यूटेंट प्राणी का मांस ×1 प्री। विष ग्रंथि और स्वर्ण बॉक्स निकालने के बाद मैंने पूरे मेंढक का मांस अपने वर्चुअल स्पेस में समेट लिया। ये दृश्य देखकर तीनों पुलिसकर्मियों की आंखें फैल गईं। क्या ये स्पेस टाइप क्षमता है? उनके अनुसार पूरी सैन्य व्यवस्था में भी ऐसा कोई स्पेस टाइप शक्तिधारी मौजूद नहीं था, खासकर इस प्रलय काल में जहां संसाधनों का सुरक्षित परिवहन सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। ऐसी क्षमता की कीमत कोई भी समझ सकता था। वरिष्ठ अधिकारी हमें खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह तुरंत हमारे पास आ गया। साथियों, क्या आप लोग हमारे साथ काम करना चाहेंगे? हम चारों एक दूसरे को देखने लगे। मौजूदा हालात में सेना के साथ रहना सबसे सुरक्षित विकल्प था, लेकिन काफी सोच विचार के बाद हमने मना कर दिया। सेना अच्छी थी, मगर शायद हमारे जैसे नए विश्वविद्यालय छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं थी। फिर भी अधिकारी ने हार नहीं मानी। उसने एक नया प्रस्ताव रखा। कल जब हम छात्रों और शिक्षकों को शेल्टर तक पहुंचाएंगे, क्या आप लोग हमारे साथ चलकर सुरक्षा में मदद कर सकते हैं? बदले में आपको 4 असॉल्ट राइफल और 12 हैंड ग्रेनेड दिए जाएंगे। ये सुनते ही हम सबकी आंखें चमक उठी। पहली बात, हम वैसे भी शेल्टर जाने वाले थे। अगर रास्ते में कोई खतरा आता तो हमसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात, आखिर कौन सा लड़का बंदूकों के लालच को आसानी से ठुकरा सकता है? इसलिए हमने जल्दी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन पुलिस वालों के जाने के कुछ देर बाद मैंने एक अजीब बात महसूस की। हमने लगातार 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ी थीं, फिर भी शरीर में जरा भी थकान नहीं थी। जब मैंने बाकी तीनों से पूछा तो उन्हें भी एहसास हुआ कि वे बिल्कुल थके नहीं हैं। मैंने तुरंत अपने दिमाग के पैनल देखा। इस बात पर एक नई जानकारी दिखाई दी। ऊर्जा स्तर 50%। मैं सोच में पड़ गया, क्या ये पैनल हमारे शरीर को ऊर्जा दे रहा है? अगर इसकी ऊर्जा पूरी खत्म हो गई तो क्या होगा? क्या हम अचानक कमजोर पड़ जाएंगे? उसी समय मैंने महसूस किया कि पैनल उस विशाल म्यूटेंट कीट की तरफ एक अजीब लालसा दिखा रहा था। बाकी तीनों की सहमति से मैंने उस म्यूटेंट कीट को सिस्टम पैनल में समर्पित कर दिया। उसके बाद पैनल फिर से चार्जिंग मोड में चला गया। फिर हम स्कूल के अंदर और तलाश करने लगे। उम्मीद थी कि और म्यूटेंट प्राणी मिलेंगे, लेकिन लगभग आधा दिन खोजने के बाद भी हमें सिर्फ एक म्यूटेंट चूहा मिला। शूजो ने पूछा, दूसरे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे जियांग यूनिवर्सिटी में बस इतने ही म्यूटेंट जानवर हैं? मैंने सिर हिलाया। नहीं, निश्चित रूप से इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन शायद वो विशाल मेंढक यहाँ का सबसे ताकतवर म्यूटेंट था। जब हमने उसे मार दिया तो कुछ समझदार म्यूटेंट जानवर भाग गए होंगे। वापस हॉस्टल लौटते समय अचानक हम चारों को एक अजीब खुशबू महसूस हुई, आड़ू के फूलों जैसी महक। लेकिन अभी तो जून का महीना था, फिर ये खुशबू आ कहां से रही थी? मैंने तुरंत अपनी निरीक्षण क्षमता सक्रिय की और आसपास के क्षेत्र को स्कैन करना शुरू किया। जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि कोई म्यूटेंट जीव हमारे आसपास मौजूद था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें हम पर हमला करने की कोई मंशा नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे साथ लुका-छिपी खेल रहा हो। जब भी मैं उसे साफ देखने की कोशिश करता, वो तुरंत गायब हो जाता। मैंने चुपचाप बाकी तीनों के कान में कुछ बातें कहीं और एक योजना तैयार की। फिर हम चारों अलग अलग दिशाओं में खड़े हो गए। जैसे ही वो म्यूटेंट जीव एक बार फिर दिखाई दिया, मैंने बिना देर किए उस पर मानसिक हमला कर दिया।